नमस्कार दोस्तों, इस इलाशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा ई श्रम कार्ड के बारे में। दोस्तों, ये कोई कानूनी वीडियो नहीं है। इस वीडियो में हम सिर्फ लोगों को जागरूक करना चाहते हैं ई श्रम कार्ड के बारे में। पिछले कुछ दिन पहले लेबर डिपार्टमेंट जो है वो ई श्रम कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में जो है पंफलेट्स छपवाए हुए थे, वो जो है उन पर्चों को बांट रहे थे कोर्ट में और अन्य जगह पे जागरूकता फैलाने के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी लोगों को जागरूक करने के लिए, हमारे मजदूर, हमारे समाज के जो किसान गरीब लोग हैं, उनको जो है हम जागरूक कर सकें हमारी वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए हमने इस वीडियो में कौन ई श्रम कार्ड बनवा सकता है, उसके लिए क्या कागज़ चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सरकार ई श्रम कार्ड बनवा क्यों रही है और इसके बनवाने के फ़ायदे क्या होंगे और नुकसान क्या रहेंगे, इस वीडियो में हम शुरू से आखिर तक ई श्रम कार्ड के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों, ई श्रम कार्ड जो है वो जो लेबर मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है और ई श्रम कार्ड का जो पर्पज़ है, जो उसका एक मोटिव है, वो ये है कि भाई सरकार एक डेटाबेस बनाना चाहती है, सबकी जानकारी लेना चाहती है कि भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर के असंगठित मजदूर, असंगठित वर्कर जो हैं वो कौन कौन है। तो दोस्तों, अब बात है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेंगे इसके। सरकार जो है डेटाबेस बनाना चाहती है। उसके बाद जो प्रवासी मजदूर हैं, मान लीजिए जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मजदूरी करने जाते हैं, तो वहाँ पे सरकार को नहीं पता होता कि भाई कौन किस स्टेट का आया हुआ है। तो अब मान लीजिए एक लेबर जो है वो बिहार से है, यूपी से है, हरियाणा से है या पंजाब से है, वो अपना स्टेट छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में चला जाए और वहाँ पे जाके मजदूरी करना शुरू कर देता है। लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में तो वो अभी भी उसी स्टेट में है जहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, लेकिन उसकी योजना का लाभ उस तक पहुँच नहीं रहा है। तो सरकार एक ऐसा डेटाबेस चाहती है कि भाई उसको पता चल सके कि प्रवासी मजदूर कितने हैं, दूसरे स्टेट में मजदूरी करने कौन जाता है। उसके बाद दोस्तों, जो एक प्लेटफॉर्म है वो मज़दूरों के लिए तैयार होगा कि भाई बहुत सारे गरीब मज़दूर ऐसे हैं कि उनकी, जैसे मान लीजिए सबकी एक स्पेशलिटी है कि भाई कौन क्या काम करता है। तो सरकार के पास डेटा रहेगा उस चीज़ का कि भाई ये जो है चिनाई का मिस्त्री है, ये चिनाई का मज़दूर है, ये कृषि का मज़दूर है, ये घर पे जो है नौकर है, या फिर मान लीजिए ये स्ट्रीट वेंडर है, ये सब्जियां बेचता है। तो इस प्रकार सरकार के पास सबका डेटा होगा कि कौन किसान है और कौन मज़दूर है। तो सरकार उस हिसाब से अपनी पॉलिसी को एक अच्छे तरीके से जो है फॉर्मुलेट कर सकती है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि भाई जब एक ई श्रम कार्ड बनता है तो सरकार उसको आधार कार्ड से लिंक कर देगी। अब वो मज़दूर कहीं भी जाए, उसका आधार कार्ड नंबर और उसका जैसे मान लीजिए जो डेटा है वो उसके साथ रहेगा। वो सरकार उसको एक UAN जारी करेगी, मतलब कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। वो नंबर जो है 12 डिजिट का होगा, 12 अंकों का होगा, और वो नंबर देने के बाद उसकी सारी डिटेल आ जाएगी कि ये कहाँ से है, कहाँ पे काम करता है और इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। अब मान लीजिए हम कोई कृषि मजदूर ढूंढते हैं और कृषि मजदूर में क्या है कि भाई हमें पता ही नहीं है कि भाई कौन कृषि मजदूर है और कौन जो है सब्जी बेचता है। तो अब सरकार के पास जो है सारा डेटा है कि भाई कौन कृषि मजदूर है और कितने साल से वो ये काम कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन बनवा सकता है। अब मैं आपको जो है बता देता हूँ कि भाई जो कोई भी मजदूर, किसान या मान लो असंगठित कर्मी, वो 16 से 59 उम्र के बीच का है, वो ये कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद दूसरी जो मेन बात है कि भाई वो असंगठित होना चाहिए। असंगठित कौन होते हैं? जो EPFO नहीं कटता, जिनकी नौकरी में पैसे कटते हैं EPFO के, वो ना कटते हों, ESIC के वो अंतर्गत ना आते हों, NPS नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत वो ना आते हों। तो ये सभी स्कीम के अंतर्गत वो कर्मी आते हैं जो किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई अच्छी पोस्ट पे होते हैं, तो उनके ऊपर ये चीज़ें लागू होती हैं। लेकिन जो बेचारे हमारे मजदूर हैं, जो गरीब तबके के कर्मी हैं, उन पर ये लागू नहीं होती। जिनके जो अब असंगठित सेक्टर कौन से हैं, कौन सी यूनिट असंगठित मानी जाएंगी? जहाँ पे 10 से कम मजदूर जो है वो काम करते हैं। अब मैं आपको लिस्ट पढ़ के सुना देता हूँ कि भाई कौन कौन लोग, कई लोगों को लगता है कि भाई क्या
मैं ये कार्ड बनवा सकता हूँ। तो अब कोई किसान है, कोई खेती में मजदूर है, कोई बढ़ई है, कोई अगर किसी टैनरी में काम करता है, कोई किसी भट्ठे पे मजदूरी करता है, कोई सीएससी सेंटर चलाता है, कोई जो फिशरमैन है मतलब कि वो मछलियाँ पकड़ने का काम करता है, कोई पशुपालन में कोई मजदूर है, कोई बीड़ी रोलिंग का काम करता है मतलब बीड़ी की फैक्ट्री में काम करता है, कोई लेबलिंग और पैकेजिंग का काम करता है कि भाई चीज़ों पे लेबल लगाना, डब्बों पे उनको पैक करना, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है कि भाई कंस्ट्रक्शन में मजदूर है, मिस्त्री है, कोई अगर चमड़े का काम करता है, या फिर कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई नाई पढ़ने का काम करता है, कोई सब्जी या फल बेचता है, कोई रेहड़ी खींचता है, कोई किसी घर में जो है वो नौकरानी का काम करती है, कोई स्ट्रीट वेंडर है मतलब गली गली जाके कोई चीज़ें बेचता है। तो वो सब लोग जो हैं वो ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ऐसे में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएंगे। मान लीजिए आप जो है इस लिस्ट में से हैं, आपकी उम्र 16 से 59 है, आप जो है इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, ठीक है जी, तो आप ESIC, EPFO या NPS स्कीम में नहीं आते हैं, तो आपको कौन से ऐसे दस्तावेज जो है वो देने होंगे जिसके बाद आपके ई श्रम कार्ड के लिए एप्लीकेशन अप्लाई हो सकती है। आपको आपका आधार कार्ड चाहिए, आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपके जो मोबाइल नंबर है वो भी आपके पास होना चाहिए जो आधार कार्ड में है, क्योंकि उसके ऊपर OTP आता है अप्लाई होते हुए। आपको आपकी एक बैंक की पासबुक चाहिए जिसमें IFSC कोड हो, ताकि सरकार जो है स्कीम के पैसे डाले तो वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाए। ऐसा अभी कोरोना के टाइम पे हुआ भी है। सरकार ने जो है कर्मियों के जो भी श्रम कार्ड जिनका बना हुआ था उन सबको पता है उनके पैसे अकाउंट्स में आए हैं। उसके बाद सरकार जैसे जो आप मान लीजिए कोई लेबर है, जैसे मजदूर है, मिस्त्री है, तो उनके भी अकाउंट में पैसे डालती रहती है कि भाई आप अपना काम करने के लिए जो है औजार खरीद सकते हैं। इसी प्रकार जो है इंश्योरेंस की स्कीम होगी या कोई उज्ज्वला योजना है या कोई दूसरी कोई स्कीम है सरकार की, तो सरकार के पास एक डेटाबेस रहेगा। सरकार को जब भी कोई स्कीम बनानी होगी तो वो जो है सब तक पहुंच पाएगी। इसमें मिडिल मैन का जो है वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए कितने पैसे लगेंगे ई श्रम कार्ड के लिए। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 0 है। CSC सेंटर पे आप 20 रुपये दे के, या फिर मान लीजिए आप बाहर किसी कंप्यूटर वाले से जो है अप्लाई करवाते हैं, या फिर आप खुद से अप्लाई करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी रहती है। तो अब जो बात है आप खुद से अप्लाई ना करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि मान लीजिए उसको अप्लाई करते हुए कोई गलती हो जाती है, कोई रिकॉर्ड जो है वो गलत दर्ज हो जाता है, कोई एंट्री गलत हो जाती है, तो वो जो है आपको समस्या करेगी। तो इसलिए बेटर रहेगा आप किसी कंप्यूटर सेंटर वाले, क्योंकि आजकल तो हर गली नुक्कड़ पे जो है कंप्यूटर सेंटर है और CSC सेंटर भी जो है सबके नज़दीक रहते हैं। तो अब हर गाँव में CSC सेंटर हैं जो कंप्यूटर वाले हैं, तो उनसे जो है आप अपना फार्म अप्लाई करवा सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई बैंक डिटेल जो हम सबमिट कर रहे हैं, कई लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ रहती हैं, वहम रहता है कि हम बैंक डिटेल दे रहे हैं तो क्या पता उससे पैसे कट जाएं। तो ऐसा नहीं है। सरकार ने ये पैसे देने के लिए जो है स्कीम शुरू करी है, पैसे काटने के लिए स्कीम नहीं बनाई है। उसके बाद दोस्तों इसके बेनिफिट्स क्या हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अब सरकार के पास डेटा बन जाएगा कि भाई हमारे पास कितने असंगठित मजदूर हैं, कितने बढ़ई हैं, कितने जो है वो कृषि के मजदूर हैं और कितने जो हैं वो फिशरमैन का काम करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में सरकार को स्कीम बनाने में, कोई भी योजना, कोई भी जो है योजना को एग्जीक्यूट करने में, उसको लागू करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अब तक क्या था, अब तक जैसे मान लीजिए क्या हो रहा था कि भाई कोई हरियाणा का लेबर है वो काम कर रहा है पंजाब में, कोई यूपी का लेबर है वो काम कर रहा है हरियाणा और पंजाब में। तो अब मान लीजिए कोई यूपी का लेबर है और वो काम कर रहा है हरियाणा में, सरकार के पास डेटा है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो है वो डेटा है कि भाई ये बंदा हमारे गांव में रहता है, ठीक है जी, उसकी स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं वो वहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो इंसान जो है वो रह रहा है पंजाब में, वो रह रहा है हरियाणा में, तो ऐसे में उसके पास तो बेनिफिट पहुँचे नहीं ना। तो अब सरकार के पास जो है कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, कोई भी जैसे बेनिफिट्स
डायरेक्ट अकाउंट में जो है भेजने के लिए वो एक डेटा तैयार हो जाएगा। अभी कोरोना के टाइम पे जो सबसे बड़ी समस्या रही यही रही कि भाई जो प्रवासी मजदूर हैं वो दूसरे स्टेट में जॉब करते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो अब सरकार को ये पता ही नहीं था कि भाई किसको कितना और कहाँ पे भेजना है। तो अब सरकार के पास एक डेटा तैयार हो गया कि भाई कितने मजदूर हमारे कौन से स्टेट में और कहाँ से बिलोंग करते हैं वो काम कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है फाइनेंशियल सपोर्ट कि भाई वित्तीय सहायता। अब सरकार को मान लीजिए बढ़ई लोग हैं उनको पैसे देने कि वो अपने औजार खरीद लें, कोई चिनाई का मिस्त्री है उसको पैसे देने कि भाई वो अपने औजार खरीद लें, लेकिन सरकार को पता ही नहीं है कि वो कितने लोग हैं और उनके अकाउंट में कहाँ पैसा डालें वो। अब अगर कोई मिडिल मैन बीच में आ जाता है कोई, तो अगर वो अधिकारी पैसे ही गड़बड़ कर जाता है तो सरकार की स्कीम ही फेल हो जाती है। तो ऐसे में जो बात है कि भाई उनको पैसे डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और जो वित्तीय सहायता सरकार किसी मजदूर को, किसी भी कर्मी को देना चाहती है वो उनके अकाउंट में चली जाएगी। उसके बाद जो फ़ायदा है कि भाई जो सरकार अगर कोई नया डिपार्टमेंट या कोई मान लीजिए कोई काम शुरू करती है, सरकार कोई अपना वो करती है, कुछ कंस्ट्रक्शन का करती है, तो उसको पता होगा कि भाई हमारे पास उस एरिया में कितने लेबर हैं, ठीक है जी, वो उनको अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि सबके फ़ोन नंबर उनके पास होंगे, वो उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाल सकते हैं। तो जो ठेकेदार जो मज़दूरों को परेशान करते हैं, कई बार उनके पैसे नहीं देते हैं, बंधुआ मज़दूर उनको बना लेते हैं, वो उस चीज़ से बच सकेंगे। इसी प्रकार अब बात कर लेते हैं हम नुकसान की। देखिए ई श्रम कार्ड में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, नुकसान ना के बराबर है। लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए अब ई श्रम कार्ड बन रहा है तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो अच्छी नौकरियां करते हैं या अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो लोग भी श्रम के लिए अप्लाई करेंगे कि भाई उनको भी पैसे मिल जाएं कुछ। तो देखिए मानवता के नाते हमें अगर किसी मज़दूर के लिए कोई स्कीम आई है तो वो उस तक ही रहने देनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप कर रहे हैं पीएचडी, आप कर रहे हैं मास्टर्स डिग्री और आप ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप सरकार के रिकॉर्ड में मज़दूर बन जाते हो, ठीक है जी। तो कल को अगर सरकार के कहीं डेटाबेस में आप मज़दूर दिखते हो और आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, कहीं वेरिफिकेशन में वो बात अड़ती है तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगी, ये उसका नुकसान होगा। तो इस वीडियो में आपने जाना कि भाई ई श्रम कार्ड के फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, कौन बनवा सकता है, क्या प्रोसीजर है। तो अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।